तो अभी तक हम पढ़ रहे थे गंगा नदी का अपवाह तंत्र। उसी में हम पढ़ेंगे आज छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भंश घाटी से बहती हुई हुगली नदी में जाके गिरती है। बाराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर घाटी नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने उसको अपने वश में किया है। देखिए हुआ क्या था, जब दामोदर नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया करती थी तो उसके ऊपर एक डैम बनाकर एक परियोजना बनाई गई जिसे दामोदर घाटी कॉरपोरेशन DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन कहा जाता है। उसके बाद में फिर उस पानी को बांध बना के रोका गया जिससे बाढ़ का प्रकोप कम हुआ और उस पानी का सिंचाई वगैरह में, शहरों की पानी की सप्लाई वगैरह में इस्तेमाल किया जाने लगा। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाप हिमनद में, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, महानंदा, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपात कहते हैं झरनों को, की एक श्रृंखला बनाती है, यानी बहुत सारे जलप्रपात बनते हैं उसमें। यह नदी पटना के पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में जाके विलीन हो जाती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर हम बात करें, अभी तक हम बात कर रहे थे गंगा नदी अपवाह तंत्र की, अब अपन बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायोंगुडुंग हिमनद में है। यहाँ से पूर्व दिशा में एक अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता होता है, जिसका सांगपो का अर्थ होता है शोधक, यानी शुद्ध करने वाला। तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य हिमालय में नामचा बरबा 7755 मीटर के गहरे माखड्ड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपथ कहते हैं पहाड़ के नीचे वाले हिस्सों में ये सिसंग व दिशंग के नाम से, यानी दो धाराओं में निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दिवांग, सिकांग और लोहित मिलती हैं और इसके बाद में ये नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाहिनी तट की प्रमुख सहायक नदियों में बूढ़ी दिहिंग, धनसेरी हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसेरी, कामेंग, मानस, संकोस हैं। सुबनसेरी जिसका उद्गम तिब्बत में एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी हिमालय से पहले की है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा, यमुना तो भारत में बहती है, इसको वहाँ पे जमुना कहा जाता है। और तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। मैं आपको बता दूं बेटा जी, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाया जाता है, मझौली द्वीप, क्योंकि इसके अधिकतर जो सहायक नदियां हैं वो बहुत बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण मिट्टी और मलबा बहुत ज़्यादा बह के आता है, इसलिए इसमें ये अपना मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ अरब सागर में मिलने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। केवल नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में आके गिरती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, कैन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार कठोर है और उसको काट कर इन्होंने अपना मार्ग बनाया हुआ है, इसलिए मार्ग बदलता नहीं है।
ये नदी विसर्प नहीं बनाती और ये 12 मासी नहीं है, पूरे 12 महीने नहीं बहती, क्योंकि वर्षा काल में इनमें जल होता है, शेष काल में इनमें पानी नहीं होता। जबकि गंगा नदी में तो क्या होता है, शेष काल में बर्फ़ पिघल कर उनमें बहती है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ ताप्ती और नर्मदा, इसका अपवाद है, वो 12 मासी नदी हैं। फिर अपन बात करें प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र के उद्विकास की, यानी उसका विकास कहता हुआ। तो अति प्राचीन काल की 3 भूगर्भिक घटनाओं में आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र के स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीपीय पश्चिम से पूर्व पार्श्व कहते हैं किनारे को, का अवतलन कहते हैं धसाव को या झुकने को, जिससे वह समुद्र तल के नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर दोनों और नदी सामान्यतः समन्वित योजना में गड़बड़ हो गई। हिमालय से होने वाले प्रोत्थान कहते हैं हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही, प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतरण हुआ, यानी वो नीचे धंस गया। परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और ताप्ती इन भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपरदन पदार्थ मूल दरारों को भर रही हैं, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व निक्षेप की कमी पाई जाती है। इस काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया। यही कारण है कि सारी की सारी नदियां वहां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, जिनमें प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का संक्षिप्त विवरण है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ये नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इसके निचले भाग में नौ संचलन यानी नावें चलाई जाती हैं। इस नदी का अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग ओडिशा यानी उड़ीसा में है। गोदावरी नदी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तंत्र है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिराती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से होकर गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में है। और 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मजरा हैं। पोलावरम में दक्षिण में जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ आती है, गोदावरी एक सदृश जलप्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भागों में नौ संचलन संभव है। राजमुद्री के बाद ये नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि सहाद्री महाबलेश्वर के पास के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियाँ। इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोमागुड़ जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से 1341 मीटर से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग पूरे साल बहती रहती है, क्योंकि इसके ऊपरी भाग जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी में और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी में बारिश होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी अन्य सहायक नदियों में काबिनी, भवानी और अमरावती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से पश्चिमी भाग में पार्श्व लगभग
57 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य ये वृंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत माखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती हैं। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में जाके मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है, यानी इसके नदी का जो मुहाना है वहाँ पर ज्वार आता है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है।